मैं बचपन में अनाथ हो गई थी। मेरे मालिक ने मुझे अपने घर पर रख लिया। वह मेरे काम से बहुत खुश थे, पर उनका बेटा कुछ अजीब था। उस घर में एक खुफिया कमरा था। एक दिन मैं उस कमरे में गई तो वहाँ जो देखा, मेरी रूह कांप उठी। मैंने मालिक से पूछा तो वह रात के वक्त मुझे कमरे में बुला लिए और जो कहा वह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, मेरी कहानी मेरी जुबानी। ऐसे रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम रितु है। बचपन से ही मेरे माँ बाप की मौत हो गई थी। मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते थे जिसने मुझे सहारा दिया था, क्योंकि मेरा तो कोई भी नहीं था। मैं उन्हीं के साथ रहने लगी थी। उनका एक बेटा भी था जो उनके साथ रहता था। वो बहुत ही अजीब था। वह मुझसे थोड़ा बड़ा होगा, पर किसी से बोलता नहीं था, अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। अंकल हम दोनों का अच्छे से ख्याल रखते थे और मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। खाना पीना, कपड़े, पैसे सब अंकल देते थे। थोड़ी बड़ी होकर मैंने घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली, क्योंकि घर पर अंकल की पत्नी नहीं थी और दूसरी कोई औरत भी नहीं थी, जिस वजह से घर पर साफ सफाई, खाना बनाना और छोटे मोटे काम मैं ही कर दिया करती थी। अंकल ने मुझसे कह दिया था कि मेरे बेटे का खास ध्यान रखना। मैं उनके बेटे का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, पर मैं यही सोचती थी कि आखिर इसे क्या परेशानी है। मैं कुछ उससे पूछती तो जवाब नहीं देता और डरा डरा सा रहता था, पर मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी तो अंकल भी मुझ पर भरोसा करने लगे थे। उसे खाना भी कभी कभी खिला देती थी और उसके छोटे बड़े सहूलियत का ध्यान रखती थी। अंकल के घर में एक बेसमेंट था। न जाने वहाँ क्या था। हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वह हमेशा लॉक रहता था। एक दिन मैंने अंकल से कहा कि बेसमेंट कब से बंद है, क्या मैं उसकी सफाई कर दूं? तो अंकल ने मुझसे कहा कि वहाँ कभी भी कदम मत रखना, उसे बंद ही रहने दो। एक दिन मैं किचन में कुछ काम कर रही थी कि मुझे अचानक बेसमेंट से कुछ आवाज़ आई। मैंने देखा तो अंकल वहाँ पर थे। इस बात से मैं काफ़ी परेशान हो गई कि आखिर नीचे से किसकी आवाज़ आ रही है, लेकिन अंकल की मुझ पर बहुत एहसान थे, जिस वजह से मैं कभी भी बेसमेंट के अंदर नहीं जाती थी। एक दिन अंकल ने कहा मैं कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ और घर की सारी चाबियाँ मुझे दे दी थी। कहने लगे तुम घर का अच्छे से ध्यान रखना और मेरे बेटे का खास ध्यान रखना, पूरे घर की साफ सफाई कर देना, बस बेसमेंट के अंदर मत जाना। मुझे यह बात कुछ अजीब लगी कि अंकल खुद तो उस रूम में जाते हैं, पर मुझे वहां जाने से क्यों मना करते हैं। पर मैंने यही सोच लिया कि शायद उस कमरे में उनका कोई कीमती सामान हो या फिर बचपन की कोई यादें हो जो वह किसी के साथ नहीं बांटना चाहते। जब अंकल चले गए तो मैं उनके बेटे का अच्छे से ध्यान रखने लगी। अब पूरे घर की चाबी मेरे हाथ में आ गई थी और उनका ड्राइवर भी नहीं था। चौकीदार भी बाहर खड़ा रहता था। तो मैं यही सोचने लगी कि क्यों ना मैं बेसमेंट में जाकर देखूं कि उसके अंदर क्या है। मैं बेसमेंट के बाहर खड़ी थी, लेकिन उसे खोलने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, क्योंकि अंकल के बिना और मेरा इस दुनिया में कोई सहारा भी नहीं था। उन्होंने तो बहुत भरोसे के साथ मुझे घर की चाबी सौंपी थी। अगर मैं उनका भरोसा तोड़ दिया तो वह मुझे घर से निकाल देंगे। यही सोचकर मैं डरने लगी और मैं अपने कमरे में आ गई। मैं अंकल के बेटे के साथ जाकर बात किया करती थी। उसे हमेशा यही पूछती थी कि तुम इतने चुप चुप क्यों रहते हो, पर वह मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता था। वह ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहता था और खोया खोया रहता था। उस दिन मैंने उससे कहा कि चलो हम दोनों बगीचे में चलकर बैठते हैं। मैं उसका हाथ पकड़कर बगीचे में लेकर गई थी। उनका बेटा भी अब जवान हो गया था, पर सारे काम की जिम्मेदारी मालिक ही उठाते थे। मैंने कभी उनके बेटे को पढ़ते लिखते भी नहीं देखा था, लेकिन बगीचे में जाकर वह तरह तरह के पेड़ पौधों को देखने लगा और वह मुस्कुराने लगा। पहली बार मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा। अब मैं रोज उसके बेटे को बाहर निकालने लगी थी। अंकल के गए हुए 7 दिन हो गए थे और 2 दिन के अंदर वो वापस आने वाले थे। उनके आने से पहले मैं पूरे घर की अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। पूरे घर की सफाई हो चुकी थी, बस बेसमेंट रह गया था। फिर मुझे ख्याल आया कि आखिर उस दिन कैसी आवाज़ आ रही थी और अंकल नीचे क्या करते हैं, चलकर देख लेती हूँ। यही सोचकर ताला के अंदर मैंने चाबी डाल दी। मैं अपने आप को आज नहीं रोक सकी थी। मुझे लगा घर का कोई भी नहीं है।
फिर अंकल को पता भी नहीं चलेगा अगर मैं बेसमेंट के अंदर झांक कर देखूंगी तो। इन 7 दिनों में मैं रोज वहां जाने की सोचती थी, फिर अपने आप को रोक लेती थी, पर आज मैं अपने आप को रोक ना पाई। बेसमेंट के अंदर जाते ही वहाँ का नज़ारा देखकर मैं अपने होशो हवास खो बैठी। मेरी रूह फना हो गई। मैंने तुरंत ही दरवाजे को ताला बंद कर दिया और जल्दी से सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आ गई थी। और मैं यही सोचने लगी कि यह मैंने क्या देख लिया। मेरा दिल बहुत घबराने लगा था। आंखों देखी पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मालिक, जिन्हें मैं हमेशा अच्छा इंसान समझती थी, वो ऐसे भी कुछ कर सकते हैं। मेरा उनके प्रति विश्वास डगमगाने लगा था। मैं थोड़ी देर तो वहीं बैठी रही। जब मैं थोड़ी संभली तो मैं पानी पिया, लेकिन रूम में जो नज़ारा देखा था, मुझे उसके पीछे की सच्चाई तक पहुंचना था। माना कि अंकल ने मुझे सहारा दिया था, लेकिन अब मैंने जो कुछ भी देख लिया था, अब मैं चुप रहती तो यह पाप होता। उनके एहसानों के बदले मैं खामोश नहीं रह सकती थी। मैंने सोचा कि मैं पूरे घर की तलाशी लेकर अंकल का बैकग्राउंड चेक करूंगी। पहले मैंने उनके कमरे की तलाशी ली। उनके कमरे का ताला खोलकर अंदर घुस गई। अंकल के कमरे में बेवजह मैं आज तक नहीं गई थी। मैंने देखा उनके कमरे में सारा कबर्ड खुला हुआ है, तो एक एक करके मैं सारे कबर्ड की तलाशी लेने लगी। मुझे वहाँ से कुछ भी खास नहीं मिला कि मुझे सुकून मिल पाता। मैंने सारे सामान जगह पर रख दिया। मुझे लगा अंकल के बेटे के कमरे में मुझे कुछ मिल जाए। कमरे में उनका बेटा था जो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उससे पूछकर भी मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल पाता, क्योंकि बेसमेंट में मैंने जो देखा था शायद ही उसे मालूम हो। उनके बेटे को ले जाकर मैंने बागान में बैठा दिया था और फिर उसके कमरे की भी तलाशी लेने लगी। तलाशी लेने वक्त मुझे उसके कमरे में कुछ ऐसा सामान मिला जिसे देखकर तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। यह सब उसके कमरे में क्या कर रहा है? मुझे उसकी एक ड्राइंग की किताब, कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ ऐसा सामान मिला था जो एक बच्चे के पास कैसे हो सकता था। मैंने सच्चाई जानने के लिए मरी जा रही थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। फिर मैं सामान को अपनी अपनी जगह ठीक से रख दिया और तभी मुझे मालिक के बेटे का ध्यान आया, जिसे मैं बाहर छोड़कर आई थी। मुझे उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि वह तो ऐसे भी कुछ बोलता नहीं है। अगर कुछ कर ले तो, यह सोचकर मैं दौड़ती हुई बाहर बगीचे में पहुंची और वहां का मंजर देखकर मैं कुछ पल के लिए अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। मालिक का बेटा अमन बाग में घूम घूम कर तितलियां देख रहा था और न जाने तितलियों के साथ क्या बात कर रहा था। मैंने पहली बार उसे बोलते हुए सुना था, पर मुझे उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। जब मैं उसके पास गई तो उसने बाग से एक फूल तोड़कर मुझे दिया। मैं उसे देखकर मुस्कुराई और उसे लेकर घर के अंदर आ गई थी। 2 दिनों में अंकल वापस आ गए थे। आते ही मुझे अपने बेडरूम में बुला लिया। मैं काफी घबरा गई थी। मुझे लगा अंकल को कुछ शक तो नहीं हो गया। घबराहट में मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे चाय मांगी। मैंने राहत की सांस ली और चाय बनाकर तुरंत उनके पास लेकर चली गई थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे दोबारा अपने पास बुलाया और पूछने लगे, क्या तुमने मेरे कमरे की तलाशी ली थी? उनकी बात सुनकर तो मैं काफ़ी घबरा गई और यही सोचने लगी कि आखिर इनको कैसे पता लग गया। मैं तो सामान को फिर से सही जगह पर रख दी थी। मैं सिर झुकाकर उनके सामने खड़ी थी तो वह कहने लगे, तुम जब बहुत छोटी थी तब से मैंने तुम्हें पाला है और कभी भी किसी चीज़ की भी कमी नहीं होने दी। फिर आखिर तुमने ऐसी कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई कि तुमने मेरे सारे दराज की तलाशी ली? मैंने तो तुम पर भरोसा किया था, फिर तुमने मेरा भरोसा क्यों तोड़ दिया? मैं बिल्कुल खामोश थी। अंकल काफी गुस्से में थे, पर मुझसे बहुत प्यार से बोल रहे थे। आखिर में मैं हिम्मत से कही कि मैं आपके बेसमेंट की सफाई के लिए वह कमरा खोला था, पर उसके अंदर मैंने जो देखा उसके बाद भी मैं चुप हो जाती तो यह पाप होता। मैं तो आपको एक अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन उस बेडरूम का नज़ारा देखने के बाद मैं बहुत परेशान हो गई थी और मैं सच्चाई तक पहुंचना चाहती थी, पर आपके कमरे में मुझे ऐसी कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन जब मैंने आपके बेटे का कमरा देखा तो उनमें कुछ अजीबोगरीब चीज़ थी। उनमें कुछ रस्सियाँ थी और एक ड्राइंग बुक और कुछ फोटोग्राफ थे, जो कि शायद उसके बचपन की तस्वीर थी। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? अंकल ने मुझे अपने पास बैठा लिया। अब वह गुस्सा करने की जगह पर मुस्कुराने लगे और मुझसे कहा, अगर तुम्हें शक हो रहा था तो तुम मुझसे पूछ सकती थी। मेरे दराज की तलाशी लेने की क्या ज़रूरत थी?
मैं काफ़ी शर्मिंदा थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी जगह में कोई होता तो वह यही करता। जब अमन 4 साल का था तो उसकी माँ की मौत हो गई थी। उसे दिल का दौरा पड़ा था। उसकी माँ की सहेली नूतन उस वक्त मेरे बेटे को संभाल लिया था। मेरे बेटे को माँ की कमी महसूस नहीं होने देती थी। मुझे अपना कारोबार संभालना पड़ता था, इसलिए बेटे को संभालने के लिए मुझे किसी की ज़रूरत थी और मेरे बेटे को माँ के प्यार की ज़रूरत थी। यही सोचकर मैंने नूतन से शादी कर ली थी, क्योंकि यूँ अगर मैं उसे अपने घर पर रखता तो लोग बुरा भला कहते। शादी के 1 साल तक तो उसने मेरे बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन फिर मैं अपने कारोबार के सिलसिले में 3 साल के लिए दुबई चला गया था। उस वक्त नूतन मेरे बेटे का ध्यान रखती थी। मैं नूतन को फ़ोन करके अपने बेटे की खबर लेता रहता था, पर वह मुझे अपने बेटे से कभी बात नहीं करवाती थी। मुझे अमन की बहुत याद आती थी, पर नूतन से जब भी कहता तो वह मुझे उससे बात नहीं करवाती थी। एक दिन मुझे पता चला कि उसने घर के सारे पुराने नौकरों को निकाल दिया है। मैं तुरंत उधर का काम समेटकर घर वापस आ गया था। 3 साल बाद मैं अपने बेटे से मिलने वाला था और नूतन को सरप्राइज देने वाला था। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे, पर नूतन घर पर नहीं थी, तो मैं अपने बेटे से मिलने उसके कमरे में घुसा, पर अमन वहाँ मौजूद नहीं था। मैंने पूरा घर छान मारा। आखिर में ना उम्मीद होकर सोचा एक बार बेसमेंट में देख लूं। जैसे ही अंदर गया तो वहाँ का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वह मेरे बेटे को रस्सी से बांध कर रखा हुआ था और मेरा बेटा बहुत ही बुरे हाल में था। वहाँ तो ठीक से सूरज की रोशनी भी नहीं आती थी और कमरे का लाइट भी बंद कर रखा था। शायद वह उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी और मारती भी थी। मैं अपने बेटे को तुरंत ही वहाँ से खोल लिया, उसे अच्छे से खाना पीना दिया और उससे पूछने लगा, पर मेरे बेटे की बोलती बंद हो गई थी। न जाने उसने मेरे बेटे के साथ क्या किया कि वह बोलना बंद कर दिया। मैंने तुरंत घर के नौकरों को बुलाया और उसके बारे में पूछा तो एक गरीब औरत थी जिसने मुझे बताया कि वह मेरे बेटे के साथ बहुत अत्याचार करती थी। उसे उतना ही खाना देती थी जितने से वो जिंदा रहे और हर वक्त घर में अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी किया करती थी और मेरे पैसों से अय्याशी करती थी। वह घर पर मर्दों को बुला लेती थी और पुराने नौकरों की छुट्टी कर दी थी। उनके साथ शराब पीती थी और डांस करती थी। जब मुझे यह सब कुछ पता चला, मैंने सारे नौकरों को निकाल दिया। जब नूतन घर आई तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने उसे 2 थप्पड़ लगाया तो उसने सारा सच उगल दिया। उसने मेरे पैसों के लिए ही मुझसे शादी की थी और मेरी पहली पत्नी जो कि हार्ट अटैक में मरी थी, उसमें भी नूतन का ही हाथ था। उसने उसे ऐसी चीज़ खिलाई थी कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। लेकिन जब मैं दुबई चला गया था तो मेरी वसीयत उसके हाथ में लग गई थी। इसके हिसाब से मेरी सारी संपत्ति मेरे बेटे को मिलने वाली थी और नूतन को मैंने एक भी हिस्सा नहीं दिया था। इसी वजह से उसने मेरे बेटे का वह हाल बना दिया था कि वह मानसिक रूप से बीमार हो गया था। अगर मैं उसे सरप्राइज न देता तो वह शायद मेरे बेटे को बीमार बता देती और मेरी सारी संपत्ति उसे मिल जाती। उसके बाद ही मैं इतना परेशान हो गया था कि उसे बेसमेंट में कैद करके रखता था, जिस तरह से वह मेरे बेटे को बेसमेंट में कैद करके रखती थी ताकि उसे भी एहसास हो अपनी गलती का। पर मैं उसकी तरह जालिम नहीं था। मैं उसे खाने पीने की कमी नहीं होने देता था, लेकिन मैंने उसे अपने कैद से कभी आज़ाद नहीं किया, क्योंकि उसने न केवल मेरी पत्नी का खून किया था बल्कि वह मेरे बेटे को भी पागल बना दी थी। लाख इलाज के बाद भी अमन ठीक नहीं हो पाया। अगर सबूत होता तो इसे जेल ही जाना पड़ता। मैंने कहा, आपकी दूसरी पत्नी नूतन ने आपके साथ जो किया वह गलत था, पर वह काफी सालों से कैद है। मुझे लगता है कि आपको उनको माफ करके आजाद कर देना चाहिए और उससे तलाक लेकर उसे मुक्त कर देना चाहिए। और रहा सवाल अमन का, तो मैंने उसके अंदर कई बदलाव देखे हैं। जब आप चले गए थे तो मैं उसे बाग में लेकर गई थी। बाग में मैंने पहली बार उसे मुस्कुराते हुए देखा, तितलियों के पीछे जाते हुए देखा और उनसे बात करते हुए सुना।
यह बात सुनकर अंकल खुश हो गए। उसने नूतन से तलाक लेकर उसे वहाँ से आज़ाद कर दिया था। नूतन को सबक मिल चुका था और वह दोबारा कभी इधर नहीं आई। अमन को लेकर मैं कुछ महीने पहाड़ों में घूमने चली गई थी ताकि उसकी हवा पानी बदल सके, जिससे उसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई थी और धीरे धीरे वह जीने लगा था। और उसके इलाज के बाद वह धीरे धीरे बोलने लगा था और बचपन के हादसे से काफ़ी हद तक बाहर आ चुका था। करीब 3-4 सालों के बाद वह इस हाल में आ गया था कि अपने पापा के साथ काम पर भी जाता था और अपने पापा से काम को समझने की कोशिश भी करने लगा था। और एक दिन अंकल ने मुझसे कह दिया कि तुम अमन से शादी कर लो, तुमसे अच्छा अमन का और कोई ध्यान नहीं रख सकता। अब अमन काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका था तो मैंने उससे शादी के लिए हाँ कर दी थी और हम दोनों एक अच्छी ज़िंदगी बिताई। माफ़ी सबसे बड़ा धर्म होता है। कभी कभी इंसान को माफ़ कर देने से हमें खुद को सुकून मिलता है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।